देखिए, आज के सेशन का पर्पस ये है कि मैं 5-10 मिनट आपसे कैफ़ के बारे में बात करूँ और फिर आपके जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, उनको इंशाल्लाह ताला एंटरटेन करूँ। कोशिश ये होगी कि 10-15 मिनट में ये सेशन हम वाइंड अप करें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दिया है। अगर सेशन के बाद आपका कोई सवाल होगा तो आप मुझसे बात कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहना चाह रहा था वो ये था कि कैफ़ में हमारे पास कहने को तो 8 पेपर्स होते हैं, लेकिन इफ़ेक्टिवली 10 चीज़ें हैं। 8 हमारे पास पेपर्स हैं और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज़ हैं, और नई एजुकेशन स्कीम के हिसाब से वो हैंड्स ऑन कोर्सेज़ थोड़े से रिग्रेस होंगे, उसकी टेस्टिंग वगैरह होगी। अब आप लोगों की जो आने वाली अटेम्प्ट्स है, एक तो मार्च 2026 की अटेम्प्ट है, जो कि जिसमें आपके पास दिसंबर, जनवरी और फ़ेब के 15 दिन पढ़ने को मिलते हैं। आप कह लें कि तकरीबन 3 महीने हैं। 4-5 दिन नवंबर के पड़े हुए हैं और फ़ेब के 15 दिन इसलिए गिन रहा हूँ, पूरे दिन इसलिए नहीं गिन रहा क्योंकि रमज़ान है। अगस्त की अटेम्प्ट होगी जिसमें आपके पास अप्रैल का महीना, मई, जून, जुलाई 4 महीने होंगे। ईद, मुहर्रम, गर्मियाँ सब कुछ इधर ही आना है, लोड शेडिंग बहुत होनी है। फ़ेब का महीना होगा 2027 का, जिसमें आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी यानी कि 5 महीने होंगे। अब सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, कि हम कब, कौन से और कितने पेपर्स दिया करें? देखिए, मेरी पर्सनल सजेशन ये होगी कि आपकी जो पहली अटेम्प्ट होनी चाहिए वो ऐसी भी ना हो कि आप उसमें 4 पेपर्स उठा लें और फिर वो आप कोलैप्स कर जाए और आपसे वो चारों पेपर्स ना हो। अलबत्ता ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप एक पेपर दे रहे हो, क्योंकि आइडियली आपने अगर देखें तो 10 पेपर्स देने हैं। 10 पेपर्स देने हैं इस तरह से कि कैफ के 8 पेपर्स हैं और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, तो मिल मिलाकर 10 चीज़ हैं। अब इन 10 चीज़ों को मुझे 3 हिस्सों में तकसीम करना है इस तरह से कि इक्वल मेहनत लगे। साथ में इस चीज़ को भी कंसिडर करना है कि मैं बहुत ज़्यादा पेपर्स भी ना उठाऊँ, बहुत कम पेपर्स भी ना उठाऊँ। साथ में इस चीज़ को भी कंसिडर करना है कि जो पेपर्स मैं उठा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड ना हो, और ऐसा भी ना हो कि वो बिल्कुल ही आसान से पेपर्स हों या बिल्कुल ही जो है वो प्रैक्टिकल पेपर्स हों, एक मिक्स मैच चल रहा हो। मेरी आइडियली आप लोगों को एक मशवरा है, एक सजेशन है कि आपको जो मार्च 2026 की अटेम्प्ट है उसमें आपको उठाना चाहिए FAR 1 का पेपर। सर FAR 1 का पेपर क्यों उठाना चाहिए? क्योंकि वो आपकी जो आपने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर दिया है, उससे बहुत हद तक लिंक भी होता है, और अगर कोई तमीज़ से पढ़े तो इस पेपर को पास भी कर सकता है। हाँ, अलबत्ता इस पेपर का इन इटसेल्फ पासिंग रेशो कंपैरेटिवली बहुत कम है, क्योंकि बच्चे नए नए PRC से कैफ में आते हैं, उनमें जोश बहुत होता है, लेकिन वो उस जोश को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। सर दूसरा पेपर आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरी सजेशन होगी कि आप डेटा सिस्टम एंड रिस्क वाला पेपर दे दो, इसलिए क्योंकि उसकी बिल्कुल ही पहली अटेम्प्ट अब आ रही होगी मार्च 2026 में, और जनरली जब आईकेप के किसी पेपर की पहली अटेम्प्ट होती है तो उसमें थोड़ा सा आईकेप इस चीज़ को कंसिडर करता है कि इस पेपर के पास पेपर्स नहीं हैं, या इस पेपर को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल ना पूछा जाए, बहुत ज़्यादा अंदर इन डेप्थ जो है वो चीज़ें, या बिल्कुल ही कोने कोने में जो बुक में चीज़ें दी हुई हैं वो ना पूछी जाएँ। और ये बैलेंस भी रहेगा, इसलिए बैलेंस रहेगा कि FAR 1 आपका कंप्यूटेशन होगा, साथ में आपका डेटा सिस्टम एंड रिस्क वाला जो पेपर है उसमें आप थ्योरी पढ़ रहे होगे। ये 2 पेपर्स आपको मेरे हिसाब से मार्च 2026 में कर लेने चाहिए। साथ में आप अपने जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उधर से हैंड्स ऑन कोर्सेज में से किसी एक हैंड्स ऑन कोर्स में रजिस्टर करवा लें। ठीक है जी। इसके बाद आपकी अगस्त वाली अटेम्प्ट आएगी। अगस्त वाली अटेम्प्ट में इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ईद होगी, मुहर्रम होगा, बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, टाइम भी 4 महीने का होगा, तो जैसे ही आपकी मार्च की अटेम्प्ट ख़त्म होगी आपने फ़ौरन पढ़ने बैठ जाना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी बताता चलूँ, अगर किसी को नहीं पता, कि ग्रुप बी के पेपर्स आप तब दे सकते हो, ग्रुप बी के पेपर्स के लिए आप तब एलिजिबल होते हो जब आपके ग्रुप ए के पेपर्स क्लियर हो, ग्रुप ए के 2 पेपर्स क्लियर हो। तो FAR 1 और डेटा सिस्टम एंड रिस्क अगर आप उठा रहे हैं तो आपने ये चीज़ 100% श्योर करनी है, ये बात पक्की करनी है कि ये 2 पेपर्स आपके क्लियर हो गए हों, क्योंकि अगर ये 2 पेपर्स क्लियर नहीं होंगे तो आप फिर ग्रुप बी की तरफ नहीं जा सकोगे। अब सर अगस्त में क्या करना चाहिए? आइडियली आपका एक टैक्स का पेपर होगा, आपका एक लॉ का पेपर होगा, साथ में आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर पिक कर सकते हो, या आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पिक कर सकते हो। आप 4 पेपर्स भी पिक कर सकते हो, आप 3 पेपर्स भी पिक कर सकते हो। आइडियल सर्कमस्टांसेस में अगर 4 पेपर्स पिक कर लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर अब क्या रह जाएगा? अब आपके पास 2 पेपर्स रह जाएंगे कैफ के, यानी कि एक आपका बिजनेस इंसाइट एंड एनालिसिस का पेपर रह जाएगा, एक आपका ऑडिट का पेपर रह जाएगा, एक आपका हैंड्स ऑन कोर्स का पेपर रह जाएगा, या हैंड्स ऑन कोर्स जो आपने पिक नहीं किया होगा वो रह जाएगा। तो इस तरह से ये एक पॉसिबल प्लानिंग है, एक पॉसिबल मंसूबा है जिस हिसाब से आपको पेपर्स देने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, अभी जब क्वेश्चन एंड आंसर्स हम स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन एंड आंसर्स में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुझसे ये कहेंगे
कि सर हम जो है ना वो ज़्यादा पेपर्स देना चाहते हैं, हम जो है वो, अच्छा एक सेकंड मैं ज़रा इंटरनेट को चेंज कर दूं अगर बहुत ज़्यादा लैग हो रहा तो। ठीक है जी, अब मेरी आवाज़ शायद थोड़ी सी बेहतर आ रही होगी, बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और मैंने जो है वो इंटरनेट को चेंज किया है, थोड़ा सा मैंने जो है वो चीज़ें सेटिंग्स चेंज करी, आई होप कि आवाज़ बेहतर होगी अब क्या मेरी आवाज़ बेहतर है, पहले से बेहतर है आवाज़? ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल मैं अपनी डिस्कशन इस तरह से कह रहा था कि देखें ये एक पॉसिबल प्लानिंग है, ये एक पॉसिबल प्लानिंग है, ये एक ऐसा प्लान है जो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी होंगे, और वो मोटिवेटेड बच्चे जो है ना वो ये चाह रहे होंगे कि हम जो है वो सर जो है ना वो चार चार कर पेपर्स दे दें, हम जो है वो चार पेपर्स पहले दें और चार पेपर्स बाद में दें, और 2 अटेम्प्ट में अपना जो भी कैफ है उसको वाइंड अप कर लें। तो बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपना कैफ जो है वो 2 अटेम्प्ट में कर लो। हर बच्चे की सलाहियत पर, हर बच्चे की काबिलियत पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, यहाँ पर आपने अपने हिसाब से पेपर्स देने हैं, यहाँ पर आपने अपने हिसाब से चीज़ें करनी हैं। अगर आप चाहो और अगर आप में इतना ज़्यादा विल पावर है और आप इतनी मेहनत कर सकते हो, तो ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप जो है वो चार चार कर पेपर्स दे दो, और कोशिश ये करो कि आप जो है वो 2 अटेम्प्ट्स में अपने कैफ को वाइंड अप कर लो। ये भी याद रखना कि हमारे पास जो कैफ का बच्चा पास हो रहा है, लास्ट अटेम्प्ट में आपको पता है ना कि कितने, तकरीबन 2100 स्टूडेंट्स ने कैफ पास किया है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हो जो बिग 4 ऑडिट फर्म्स में जाना चाहते हो, या बिग 4 ऑडिट फर्म्स में जाने का उन्होंने ख्वाब देखा है? अनफॉर्चुनेट बात एक करूँगा, ठीक है ना, और वो बात एक सच बात है, एक हकीकत बात है। देखो एक टाइम ऐसा था कि कैफ में 300-400 बच्चे होते थे, 500 बच्चे पास होते थे। मेरे टाइम पे कोई 450 के आसपास स्टूडेंट्स पास हुए थे। तब ये कैफ नहीं होता था, मॉड्यूल डी होता था। हर बच्चे को आसानी से EY, KPMG, डेलॉयट, फर्ग्यूसन मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक मिनट में ज़रा दोबारा से, अच्छा अब मेरी आवाज़ बेहतर है क्या? मैं ज़रा माइक दोबारा से चेंज करके देखता हूँ, क्या अब मेरी आवाज़ बेहतर है? हेलो, आई डोंट नो यार, इंटरनेट वगैरह तो सही है, बहरहाल ये आवाज़ बार बार ब्रेक हो रही है। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी। बहरहाल इस सेशन की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। एनीवेज मैं ये कह रहा था कि यार देखो, मेरे टाइम पे कोई 400-450 बच्चा कैफ करता था, और जब वो 400-450 बच्चा कैफ करता था ना, तो वो आराम से बिग 4 ऑडिट फर्म्स में आ जाता था। उसके लिए बिग 4 ऑडिट फर्म्स में जाना कोई मुसीबत, कोई मुश्किल बात नहीं होती थी। लेकिन अगर हम आजकल के हालात की बात करें, कितने लोगों का ये ख्वाब है, चलो ये इस तरह से बात करता हूँ, कितने लोगों का ख्वाब है कि वो बिग 4 ऑडिट फर्म्स में आर्टिकल्स करें? आपको पता है ना बिग 4 ऑडिट फर्म्स में क्या क्या है? EY है, KPMG है, PwC है, फर्ग्यूसन इसको कहते हैं, डेलॉइट है। कितने लोग ये ख्वाब लेकर आए? अच्छा, सभी का होगा ख्वाब, सही है। देखो यार, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, क्या कहें क्या ना कहें, थोड़ा सा मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, कंडीशंस चेंज हुई हैं। CA की जो फील्ड है वो एक बहुत ही प्राइम क्वालिफिकेशन हुआ करती थी। बहरहाल बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना, मैं आप लोगों को कोई ख्वाब नहीं दिखाना चाहता, मैं आप लोगों को कोई ऐसा नहीं कहना चाहता कि भाई आप लोग जो है वो CA कर कर बहुत ही ज़्यादा कोई अमीर शमीर बन जाओगे, ठीक है ना। हाँ, एक वक्त था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो सप्लाई है, वो सप्लाई जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती थी, डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब वो सप्लाई और डिमांड का वो रेशो नहीं रहा। आप इसको यूँ समझ लें, मेरी बात गौर से सुन रहे हैं, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहा हूँ जिससे आप लोगों का भला हो। आप लोग ऐसा नहीं कि कैफ कर कर या CA क्वालिफाई कर कर आप फिर भी ये सोचो यार ये क्या, मैं एक ट्रैप से निकला
ये एक ख्वाब दिखाए, वो ख्वाब पूरे हुए, फिर दूसरे ख्वाब में गया, फिर तीसरे ख्वाब से निकला कि भाई चलो अब तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी सुकून में गुजरेगी। तो आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना, डीमोटिवेट ना हो तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं, पूरी बात करूं, वरना फिर ऐसे ही लॉलीपॉप दूं और अच्छी अच्छी बातें कर कर बोलूं हाँ भाई तुम कैफ में एडमिशन ले लो, सारी चीज़ें कर लो। देखो अब जो मार्केट के डायनेमिक्स है ना, इस चीज़ को समझना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी क्वालिफिकेशन है, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा, हरगिज कोई इसका ये मतलब नहीं ले मैं कह रहा हूँ कि भाई सीए नहीं करना चाहिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अभी भी जितनी दूसरी फाइनेंस और अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशंस हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में सबसे ज़्यादा बेहतर क्वालिफिकेशन मेरे ख्याल से अगर सारे फैक्टर्स को एनालाइज किया जाए तो सीए ही है। बैचलर्स बीबीए के जो हालात हैं, देखो हर चीज़ के हालात कम है, ठीक है ना, हर चीज़ के हालात जो है वो इस तरह के हुए हैं कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। देखो हमारे टाइम पर बिग फोर ऑडिट फर्म्स में जाना जो है वो बहुत आसान था, ठीक है, हमारे टाइम पर बहुत आसान था। मेरी अपनी आर्टिकल्स ईवाई की है, सर मुर्तज़ा कायद जो हैं उनकी आर्टिकलशिप केपीएमजी की है, सर मोहम्मद इब्राहिम जो है वो डिलॉइट में थे, फिर सर मुजम्मिल का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, वो पीडब्ल्यूसी में थे। तो इत्तेफाक से हम 4 लोग जो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के साथ एसोसिएटेड हैं, वो जो 4 बिग फोर ऑडिट फर्म्स हैं उसके साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी एसोसिएटेड रहे हैं और हमने अपनी आर्टिकलशिप वहाँ पर कंप्लीट करी थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट करना ज़रूरी है कि ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मॉड्यूल डी क्लियर कर कर 400 से 500 बच्चा जो है वो पास होता था कैफ करने वाला, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। ऑनलाइन का ज़माना था नहीं तो सेकॉन्डमेंट्स पे भी जाते थे। जिस तरह से ईवाई की बात करें, भाई आपने 1 साल कर लिया, आप जाएं दुबई जाएं 3 महीने 6 महीने जो है वो सऊदीया जाएं, ये वाले हालात थे, ठीक है ना, ट्रेनिंग जाते थे। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप बाहर जा रहे होते थे भाई। अब हालात कुछ चेंज हो गए हैं। अब ये जो आपकी बिग फोर ऑडिट फर्म्स है, आप इसको यूँ समझे ना कि क्वालिफाई तो हो रहे हैं लोग, 2100 हो रहे हैं, ना सिर्फ ये फैक्टर बल्कि जिन्होंने कंप्लीट किया वो 3.5 साल तक फर्म में, और आपका कैफ हो जाता है 2 साल में, तो नया लॉट आ जाता है 2 साल में और पुराना लॉट 3.5 साल में एग्जिट करता है। एंट्री 2 पर है, एग्जिट 3.5 पर है, तो 1.5 साल तो वैसे ही वो जमा होते जाने बच्चे। साथ में वो जो बच्चे पीछे से आ रहे हैं वो 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 हैं, और जो एग्जिट कर रहे हैं वो कंपेरेटिवली बहुत कम है, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज कम हो गई है। हाँ, यहाँ पर लोकल मार्केट सीए की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती रह रही है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ साल बाद जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बुक कीपिंग और इस तरह के जो टास्क वगैरह हैं, जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी टाइप की टास्क होती हैं, वो बढ़ जाएंगी। इसमें आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेंगी, या सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग वाली जो फील्ड है वो ओपन हो रही है। तो प्लस माइनस दोनों चल रहे हैं, लेकिन देखें ये आप लोगों का ख्वाब ज़रूर होगा। अच्छा, यहाँ पर ऑनेस्टली बताएं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका पीआरसी पहली अटेम्प्ट में हुआ है, या टीआरसी की पिछली अटेम्प्ट दी थी और 4 में से 4 पेपर निकाल लिए, 3 में से 3 पेपर निकाल लिए। उनके चांसेस जो हैं वो कंपेरेटिवली पढ़ने में अच्छे होंगे, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट है, उसके ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसने कहीं पर कोई कमाई नहीं करनी है, उसने ट्यूशन जो है वो नहीं पढ़ाना है, उसने अपनी पढ़ाई जो है वो खुद फाइनेंस नहीं करनी है बल्कि घर वाले उस पर पैसे लगाने को तैयार हैं, उसका काम सिर्फ सुबह उठना और रात तक पढ़ाई करना है। अगर कोई ऐसा बच्चा है आप में से, तो उसको मेरी ये सजेशन होगी कि बराए मेहरबानी अपना कैफ जो है वो 2 अटेम्प्ट्स में कंप्लीट कर लो। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब भाई मैं तुम लोगों से एक बहुत मुश्किल बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन मैं तुम लोगों से ये कहूँगा कि भाई मार्च 2026 और अगस्त 2026, मार्च 2026 एंड अगस्त 2026 ये 2 अटेम्प्ट्स है, इसमें आप कैफ कर लो। कौन सा बच्चा? वो बच्चा जो 5 के 5 पेपर पहली अटेम्प्ट में निकाल चुका है, वो बच्चा जिस पे कोई ट्यूशन पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है, घर के खर्चे उठाने की जिम्मेदारी नहीं है, घर का सामान लाने की जिम्मेदारी नहीं है, बहन को ट्यूशन छोड़ने की जिम्मेदारी नहीं है, घर में रोटियां बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, घर का झाड़ू पोछा करने की जिम्मेदारी नहीं है, बाजार से जो है वो सौदा लाने की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा बच्चा फुल्ली डेडिकेटेड बैठकर 2 अटेम्प्ट में अगर कैफ कर लेता है तो हाँ, फिर उसके बिग फोर ऑडिट फर्म में जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बच्चा 3 या 4 या 5 अटेम्प्ट्स लगाकर अपना कैफ करेगा, उसको ये ख्वाब भूलना पड़ेगा। उसको जो छोटी ऑडिट फर्म्स हैं या फिर इंडस्ट्री की साइड आकर अपनी आर्टिकल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको बिग फोर ऑडिट फर्म नहीं मिलेगी। ये मैं
इस हिसाब से कह रहा हूँ कि आप खुद इसको यूँ सोच लें कि देखिए जब आपका कैफ कंप्लीट होगा, मान लीजिए 2 या 3 अटेम्प्ट में होता है, तो मार्केट में मजीद 4500 कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स मौजूद होंगे। अगर एक अटेम्प्ट में अगर 2100-2200 हो रहे हैं, सीए की अवेयरनेस लोगों को आ रही है, तो तब तक 4500 और हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जंग जो होगी वो और ज़्यादा लोगों से होगी। इसीलिए आईकेप आपने देखा होगा कि हाथ पैर चला रहा है, आईकेप मुख्तलिफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर रहा है, आईकेप इंडस्ट्री की कंपनीज को रजिस्टर कर रहा है, आईकेप फॉरेन आर्टिकल्स जो है उस पर बहुत सीरियसली एक्शंस ले रहा है, क्योंकि आईकेप को भी पता है कि अगर ऐसा नहीं किया हमने तो फिर ये बच्चा जाएगा कहाँ, और अगर ये बच्चा कहीं इंडक नहीं होगा तो फिर सीए करेगा कौन। ठीक है जी, तो ये कुछ डिस्कशन मेरी तरफ से थी। अब मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगा। अच्छा देखिए, ये याद रखिएगा, ये आप लोगों के कैरियर का मामला है, तो हर चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिएगा, और जो भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहें ज़रूर मुझसे जो है वो चैट बॉक्स में लिखकर डिस्कस करिएगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूँ, जो कैफ 1 FAR 1 का पेपर है उसमें आपके पास 2 टीचर्स अवेलेबल हैं। एक मेरा कोर्स अवेलेबल होगा, एक आपके पास सर मुर्तज़ा का कोर्स अवेलेबल होगा। इसी तरह से कैफ 2, कैफ 3 और कैफ 4। ठीक है जी, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपके पास मल्टीपल टीचर्स होंगे। जिस तरह से टेक्स्ट का पेपर सर मुर्तज़ा पढ़ाते हैं, मैं यहाँ पर मेरे ख्याल में कैफ के बजाय यहाँ पर FAR 1 और इस तरह से नाम लिख देता हूँ, ज़्यादा आसानी होगी। FAR 1 टेक्स्ट जो है उसके लिए आपके पास सर मुर्तज़ा के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। DSR का जो सब्जेक्ट है उसमें आपके पास सर इब्राहिम के सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, और जो लॉ का सब्जेक्ट है उसमें आपके पास सर इब्राहिम और सर KFA, सर खालिद फरीद अब्बासी। ठीक है जी, इनके लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। अब अगर आप FAR 1 में एडमिशन लेंगे स्मार्ट क्लासेस में, तो आपने एक टीचर को सेलेक्ट करना होगा और उस एक टीचर को ही फॉलो करना। उसके लेक्चर्स कम हैं, ज़्यादा है, टेस्ट लेता है, मॉक लेता है, क्या करता है, टीचर असिस्टेंट एक्टिव होते हैं, वो एक्टिव होता है, नहीं होता है। हर टीचर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। अब जिस टीचर का सब्जेक्ट जो है वो जिस टीचर का कोर्स सेलेक्ट करोगे, आप उस टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, उसका आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, और इस हिसाब से आपके पास टेक्स्ट में सर मुर्तज़ा ही है सिर्फ, DSR में सर इब्राहिम है, और लॉ में सर इब्राहिम और सर KFA, इन दोनों का कोर्स अवेलेबल है। आपने टीचर्स डिसाइड करने हैं और उसके बाद आपने पढ़ना शुरू करना है। अब मैं आप लोगों के जो सवालात हैं उसके जो जवाबात हैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। ठीक है जी, चलें जी देखते हैं भाई। चलें, सबसे रीसेंट सवाल से शुरू कर लेते हैं। सैयद एहतशाम, अच्छा चलें सवालात थोड़े से रोक दीजिएगा, बहुत सारे सवालात आए हैं। सैयद एहतशाम, सर मार्च अटेम्प्ट के लिए 3 मंथ्स है टोटल, जिसमें लास्ट मिनट रिवीजन के लिए होगा, और अगर हम 2 पेपर्स भी पिक करते हैं तो उसमें भी हमें डबल क्लासेस लेनी पड़ेंगी पर सब्जेक्ट की, तो 4 सब्जेक्ट्स ऐसे पॉसिबल होंगे। अच्छा यार देखो, 3 सब्जेक्ट देना, 4 सब्जेक्ट देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, मैं समझ सकता हूँ। जनरली आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जोश में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स उठा लेते हैं और फिर बाद में उसको ड्रॉप कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर अच्छी ऑडिट फर्म में जाना है तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी। अब सवाल ये आते हैं कि सर इसको पढ़ें कैसे, सर इतना ज़्यादा बर्डन किस तरह से लें। देखो यार, तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल नवंबर के 4 दिन हैं, दिसंबर के 31 दिन हैं, जनवरी के 30 दिन हैं, और फेब के तुम्हारे पास 28 दिन हैं, यानी कि तुम्हारे पास टोटल जो है ना वो 93 डेज हैं। ठीक है ना, ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो बोल रहा है सर मुझे 3 या 4 सब्जेक्ट देने हैं, मेरी जान चली जाए, मैं जो है वो शहीद हो जाऊँ, लेकिन मैं जो है वो ये जंग लड़ना चाहता हूँ कि मुझे 4 पेपर्स देना है। तो इफेक्टिवली मार्च का महीने में 2-4 ही दिन होंगे, पेपर शुरू हो जाएंगे अगर 93 डेज को काउंट करें, और डेली बेसिस पर लेट्स एज्यूम आप 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हो, सुबह 9 से रात 9, तो ये बन जाते हैं 1000 और समथिंग 16 घंटे। लेकिन ह्यूमनली इतना पॉसिबल नहीं है, आप 12 घंटे पढ़ना चाहेंगे फिर भी नहीं पढ़ सकेंगे, कुछ दिन हो सकता है कि ज़ाया हो जाएं, कभी कभार आपका पढ़ने का मूड नहीं होगा, कभी कभार आप पढ़ने बैठोगे मोबाइल पे लग जाओगे। लेकिन अगर आपने ये करना है तो आपने एटलीस्ट 9 से 10 घंटे का टारगेट बनाना होगा इन्वेस्टमेंट करने का, यानी कि 930 घंटे। 930 घंटे को अगर मैं 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 232 तकरीबन घंटे बनेंगे। अच्छा, अगर आप फिजिकल क्लासेस लेते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल,
अगर आप फिजिकल क्लासेस जाकर लेते हैं तो 150-200 घंटे में तो आपको टीचर पढ़ाएगा, आप आएंगे जाएंगे, तैयार होंगे, खाना खाएंगे, वहाँ पर दोस्तों से मिलेंगे, उनके साथ टाइम ज़ाया करेंगे। इट इज़ नेवर एवर पॉसिबल। बहुत ही कोई रेयर, कोई 100 में से या 200 में से कोई एक एक्सेप्शनल एक बच्चा होगा जो फिजिकल क्लासेस ले और फिर वो 4 पेपर्स मार्च में दे दे, वरना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। हाँ, ऑनलाइन लर्निंग में मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है वो ये कर सकते हैं। जिस तरह से एक मिसाल देता हूँ, ग्रुप ए में, अच्छा मेरे जनरली सब्जेक्ट ग्रुप बी वाले हैं, ग्रुप ए में मेरे पास जो है वो FAR1 का सब्जेक्ट होता है। FAR1 के जो मेरे टोटल लेक्चर्स हैं ना, जो मेरे टोटल लेक्चर्स हैं, जो पूरा का पूरा कोर्स है, मैं उस पर अभी मज़ीद जो है वो कंटेंट अपलोड ज़रूर करूँगा, लेकिन तकरीबन मेरा कोर्स जो है वो 70 आवर्स का। कितनी देर का? 70 घंटे का। 70 घंटे के आपने लेक्चर्स देखने हैं। 70 घंटे के लेक्चर्स देखकर आपने बुक की रीडिंग करनी है। बुक की रीडिंग मान लीजिए कि मज़ीद जो है वो 50 आवर्स में हो जाएगी। इन 70 घंटों में पास पेपर शामिल हैं, जो रिसेंट 5, 6, 7, 8 अटैम्प्ट्स आई हैं उनके 2, 2, 3, 3 हर टॉपिक के पास पेपर शामिल है। ऐसा करने से आपकी एक रीजनेबल तैयारी हो जाती है। उसके बाद आप दोबारा से अगर ये लेक्चर्स देखेंगे, बुक की रीडिंग करेंगे, रिविजन करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो लेट से हम उसके 120 घंटे और लगा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप FAR1 का कोर्स 240 घंटों में तैयार कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट यू आर डिसिप्लिन। और इसी तरह से अगर 4 कोर्सेज की बात करें तो आप 4 कोर्सेज भी कवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि कहा ना कि देखो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा कि आप 4 पेपर्स लो। ये मैं उस बच्चे के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ जो अपने आप को बहुत ही चीता और एक्सेप्शनल समझता है। आम हालात में 4 पेपर्स करना भी बहुत मुश्किल बात है, क्या 3 पेपर्स करना भी बहुत मुश्किल बात है। तो आम हालात में तो मैंने क्या रूट दिया है, मेजॉरिटी बच्चों को 2 पेपर्स उठाएं वो, और एक जो हैंड्स ऑन कोर्सेस है वो उठा लें। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक बेसिक रूट दिया है और ये एक एक्सेप्शनल रूट है। सर मैंने टेक्सास होटल लिया है पर टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहा, तो खुद पे रह के कैसे करें? अच्छा यार, देखो टेक्स्ट के हवाले से या किसी स्पेसिफिक टीचर के हवाले से मैं कोई कमेंट पास नहीं करूँगा, जनरल गाइडलाइन दे सकता हूँ, या अगर आप मेरे सब्जेक्ट के हवाले से कोई बात करना चाहें तो बिल्कुल मैं गाइड कर सकता हूँ। ग्रुप ए में मेरे पास FAR1 का सब्जेक्ट है, मगर किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर से ज़रूर बात करो, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। सर अगर मार्च की अटेम्प्ट दें हैं ना, अगस्त में दें और देन नेक्स्ट फेब में, तो 2 अटेम्प्ट में हो जाएगा कंप्लीट, या फिर इस मार्च में भी दे दूँ? तो फिर देखो यार हारिस, मसला क्या है कि जितना आप ज़्यादा डिले करोगे उतना ज़्यादा कैफ पास स्टूडेंट्स निकल रहे होंगे। ICAP रास्ते ज़रूर खोल रहा है, लेकिन कंडीशंस करंट देखते हुए आपका कैफ जल्द से जल्द कर लेना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर बंदा अगर 3 अटेम्प्ट गोल्ड या मेरिट सर्टिफिकेट के साथ करें तो क्या फिर भी उसका बिग 4 में नहीं होगा? ऐसे तुम्हारे कितने गोल्ड मेडल आए हैं या कितने मेरिट सर्टिफिकेट्स आए हैं, ये ज़रा बताना मुझे। तुम्हें पता है भाई गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? FAR1 का पेपर तकरीबन 10,000 बच्चे देते हैं। 10,000 में से एक बच्चे का मेरिट आता है, तो उसके चांसेस कितने रिमोट है मेरे भाई, इस चीज़ को तो कंसिडर करो। ये अपने फैसले इस तरह के ख्याली पुलावों पे जो बहुत मुश्किल से, मेरा अपना मेरिट आया हुआ है, मेरा अपना CA में भी एक मेरिट है और 6-7 मेरिट जो है वो ACC में भी है। लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई यार ये 2 रुपये ज़्यादा दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। 10,000 बच्चे पेपर देते हैं, मेरिट लाने के क्या चांसेस हैं भाई? अगर तुम अपना डिसीजन इस बेसिस पे ले रहे हो कि मैं 3 अटेम्प्ट लगा लूँ लेकिन मेरिट ले आऊँ, नहीं, ये प्रैक्टिकली सही सोचने वाली बात नहीं है। आ जाए अच्छी बात है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही कम चांसेस है। अच्छा भाई, सर सेकेंड अटेम्प्ट में 4 पेपर्स और टाइम कम होगा तो ये रियलिस्टिक नहीं है। सेकेंड अटेम्प्ट में 4 पेपर्स बिल्कुल आप दे सकते हैं। आपके पास देखें 4 महीने होंगे, उसमें से आप जब एक कैफ की अटेम्प्ट दे चुके होंगे तो आप जो है वो एक बार आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पेपर्स कैसे होते हैं, कितना पढ़ना होता है। अभी तो तुम लोग हनीमून पीरियड से आ रहे हो ना, नई नई शादी होती है ना, इसी तरह से तुम लोगों की भी ICAP से नई नई शादी हुई थी और PRC तुम्हारा हनीमून पीरियड था, उसमें पढ़ाई थोड़ी करते थे। तो अब तुम जो है वो थोड़े से सख्त हो गए,
2 4 6 महीने में तुम्हें पता चलेगा अच्छा भाई अब सीए शुरू हुआ है ना, तो फिर तुम जो है वो 4 पेपर्स भी दे सकोगे, लेकिन पहली अटेम्प्ट में 3 4 मुश्किल हो जाएंगे। सर आई एम डन विद कैफ 1 and 2 सिलेबस, आई एम स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑफ 3 and 4, आई एम एमिंग फॉर 4 पेपर्स इन मार्च, शुड आई टेक वन हैंड? नहीं 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 नहीं, हाँ वैसे ही 4 पेपर्स बहुत हैं, अगर आपने 4 पेपर्स देकर 4 पेपर्स निकाल लिए तो हैंड्स ऑन कोर्सेज डिले कर दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, और ये भी बहुत है। अगर आपने 4 पेपर्स पिक करे हैं और 4 पेपर्स आप दे दें, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। हाँ आप 4 पेपर्स कर लें, दैट्स इट, बहुत है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला सवाल, सर लेक्चर लेने के साथ साथ क्वेश्चंस भी करने चाहिए लेक्चर्स के साथ? अच्छा देखो नूर ज़हरा, हर टीचर का अलग स्टाइल होता है, अलग तरीका होता है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं कैफ 1 की बात करूं, तो कैफ 1 में मैं बच्चों को प्रेशर देता रहता हूं, लेक्चर कवर करो कवर करो कवर करो, और मेरे जो टीचर असिस्टेंट है वो टेस्ट भी लेते रहते हैं, तो उनकी टेस्टिंग भी होती रहती है। एक अभी मैंने जो है वो 2 4 दिन पहले मॉक लिया था, जो हमारे टेंजेबल एसेट्स के आईएएस का है। अगर किसी को मॉक पेपर चाहिए हो, कैफ 1 पढ़ रहा हो, तो नवाजिश से ले भी लीजिएगा, जो मेरे टीचर असिस्टेंट है, और मैं साथ साथ करवाता रहता हूँ। तो हर टीचर की अपनी अप्रोच होती है। सर हमें मार्च अटेम्प्ट में कौन कौन से पेपर्स देने चाहिए? फिर 1 टेक्स्ट, डेटा, लॉ या डीएसआर? अच्छा देखो भाई, हम ना डीएसआर और डेटा तो एक ही चीज़ है, ठीक है ना, और मैंने ये रिकमेंड किया कि आप FAR1 और डीएसआर 2 ही पेपर्स दे दें। अगर आपने शुरू से शायद मीटिंग ज्वाइन नहीं करी तो आप बाद में देख लीजिएगा। ये मैं एक्सेप्शनल बच्चों की बात कर रहा था। अगर कोई एक्सेप्शनल बच्चा है तो ग्रुप ए के 4 पेपर्स या 3 पेपर्स देने की कोशिश करें। 3 पेपर्स मार्च अटेम्प्ट में और 5 पेपर्स नेक्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल है, और हैंड्स ऑन कोर्सेज को कैफ के साथ करना है या अलग? हैंड्स ऑन कोर्सेज आपको फर्म में जाने से पहले करने होते हैं, फर्म में आपकी इंडक्शन होती है, उससे पहले आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट होने चाहिए। नहीं 5 पेपर्स पॉसिबल नहीं है, आप जो है वो 3 3 2 दे दें, या आप जो है वो 4 4 दे दें, ये ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा उसके बाद फिर इस अटेम्प्ट में कौन सा हैंड्स ऑन कोर्सेज चूज़ करना चाहिए? इसके लिए हमारे पास जो कैंपस पर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस पर सर अवैस कासमानी होते हैं, उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिएगा कि कौन सा हैंड्स ऑन कोर्सेज हम इस अटेम्प्ट में पिक करें जो आसानी से हो जाए। 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं, दोनों वो पढ़ाते हैं, वो गाइड कर देंगे। सर मार्च तक FAR1 डेटा और जनरल कोर्सेज इजीली हो सकता है? बहुत इजीली हो सकता है। सीनियर्स तो बता रहे हैं कि मार्च तक FAR1 ही मुश्किल से होता है। अच्छा यार देखो, सीनियर्स की बात जो है ना, वो मैं जनरली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि देखिए सीनियर कौन होता है, मुझे बताएं सीनियर की क्या डेफिनेशन है। सीनियर की डेफिनेशन ये है कि वो बच्चा जो आपसे पहले कैफ में आया है, जिसने 6 महीने साल पहले PRC किया था। अब मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ यार, FAR1 का पेपर तकरीबन 10,000 बच्चे देते हैं, 10,000 में से 3,000 पास होते हैं, 7,000 फेल होते हैं, ठीक है जी। मैं कैफ की बात कर रहा हूँ, कैफ 1 की, FAR1 की। टोटल कितने बच्चे पेपर देते हैं? 10,000। पास कितने होते हैं? 3,000। फेल कितने होते हैं? 7,000। इसका मतलब 70% सीनियर बच्चा, 70% सीनियर बच्चा जो आपको लाइब्रेरी में टकराता है, वो होता है जिसका FAR1 का पेपर रुका हुआ होता है। तो जिसका रुका हुआ होता है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई ये भी नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सोचे ना। अच्छा अगर लॉ और FAR1 मार्च अटेम्प्ट के लिए रखें तो बिल्कुल ये भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप FAR1 एक कंप्यूटेशन और एक लॉ जैसा सब्जेक्ट थ्योरी में उठा लें। सर मेरे अकाउंटिंग में A-levels में D ग्रेड था, मैंने उसमें सिर्फ लास्ट 1 पढ़ा था, इधर FAR1 में उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं? मिलेगा ज़रूर फ़ायदा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर पास पेपर्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट बहरहाल 2 4 5 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसका आपको अंदाज़ा होगा, आपने किए भी होंगे, और आपको उधर से फ़ायदा मिलेगा। मार्च में FAR1 टैक्स और लॉ पॉसिबल है? हम ना अगेन जैसे कि मैंने कहा कि ये हर बच्चे पर डिपेंड करता है, XYZ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसके पास कितना टाइम है, कितना टाइम वो डिवोट कर सकता है। एक्सट्रीम केस में अगर आप 10 से 12 घंटे दे सकते हैं तो आप 4 पेपर भी कर सकते हैं। सर बिकॉज A-levels में मेरा कैफ 1 के 95% सिलेबस वाज ऑलरेडी कवर्ड एंड ओनली 2 लेक्चर्स ऑफ न्यू टॉपिक्स एंड नाउ आई एम ओनली डूइंग पास्ट पेपर्स, इज दिस बिल्कुल नहीं। हाँ अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें, अगर आप पिछले 5-10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स उठाएं और वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। A-levels में आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, A-levels में आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हुआ है, A-levels में आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स का बेसिक पढ़ा हुआ है, और आपको बिल्कुल फ़ायदा हो रहा होगा। अगर पास पेपर हो रहे हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है।
सर अगर हम मार्च अटेम्प्ट में डीएसआर और टेक्स्ट चूज करें तो क्या सही है? अच्छा देखो, इसमें मायरा क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो थ्योरी वाला एरिया आ जाएगा। टेक्स्ट जो है वो 50% कंप्यूटेशन और 50% थ्योरी है। 50% थ्योरी होने की वजह से डीएसआर पूरा थ्योरी है, तो 1.5 पेपर आपका थ्योरी का होगा, तो थ्योरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये कि टेक्स्ट से पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि FAR1 पढ़ा हुआ हो या साथ साथ पढ़ा हुआ हो तो बेहतर होता है। सर अगर हम मार्च अटे में FAR1 टेक्स्ट और DSR सब्जेक्ट्स ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप दे दें 3 पेपर्स दे दें, 9 से 10 घंटे टारगेट करेंगे डेली बेसिस पर पढ़ना है, और 3-3 घंटे तीनों पेपर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें। जो भी आपके टीचर्स हों रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के, उनसे बातचीत करें, वो आपको गाइड करेंगे। सर अगर हम अगस्त 26 और मार्च 27 में 4-4 अपेयर पेपर दें तो क्या सवाल क्या है इसमें? देखिए, आप अपना सवाल तो पढ़ें। आपने लिखा है अगर मैं अगस्त 2026 और मार्च 2027 में 4-4 पेपर दूं, क्वेश्चन मार्क, तो मैं क्या बताऊं, क्या इसमें पूछना क्या है? आप आगे लिखें तो सही, ये सही रहेगा, तो क्या ये मुमकिन है, तो क्या ये ठीक रहेगा, तो क्या ये बेहतर है, कुछ पूछे तो। अच्छा, मार्च के लिए FAR1 के साथ FAR3 और FAR4 का, ये कौन बच्चा है भाई? मार्च के लिए FAR1 के साथ FAR3, CAF3 और CAF4 लिखना चाह रहे होंगे आप। बिल्कुल आप कर लेंगे 3 पेपर्स, अगर हिम्मत है तो हैंड्स ऑन कोर्स को ड्रॉप करके 3 कैफ के पेपर दे दें, अदरवाइज 2 पेपर्स दे दें। स्मार्ट क्लासेस से पॉसिबल है, फिजिकल पॉसिबल नहीं है। सर अब ग्रुप ए में इनडायरेक्टली 5 हो गए हैं। देखो, इनडायरेक्टली 5 तो नहीं हुए। एक टाइम पर लॉ के 2 पेपर्स होते थे, फिर वो 1 हो गया था, फिर वो 2 हो गए थे, फिर वो 1 हो गया। तो एक ज़माना ऐसा था जब ये लॉ का पूरा पेपर एक ही पेपर होता था। सर FAR1 और टेक्स के साथ DSR सही है या लॉ? DSR ज़्यादा बेहतर है। सर अगर अभी मैं लेक्चर्स स्टार्ट करूं तो कैन आई फॉलो विद लाइव क्लासेस? अच्छा देखो यार, मैं अपने कोर्स में जनरली FAR1 में लाइव क्लासेस नहीं करवाता। मेरी जो क्लासेस होती हैं वो 70 घंटे में, FAR1 का पूरा कोर्स 70 घंटे में कवर ही तब हो रहा है जब वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। लाइव क्लासेस में बच्चों की बातचीत बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से जो है वो रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है। तो मैं तो लाइव क्लासेस बहुत कम लेता हूँ, बहुत कम लेता हूँ। ठीक है जी, तो मुझे अपने कोर्स का पता है, वो कवर हो जाएगा, क्योंकि 70 घंटे में पूरा FAR1 उसमें कवर हुआ होगा, बिकॉज उसमें कोई लाइव क्लास जनरली नहीं होगी, इक्का दुक्का 2-4 होंगी, एंड में हो जाएंगी, इस तरह से होगा। अच्छा जी, आगे फिर है सर HOC का बर्डन होता है, बिल्कुल। और अब हैंड्स ऑन कोर्सेज जो नई स्कीम है उसके हिसाब से उसकी टेस्टिंग भी होगी प्रॉपर, तो आपको पेपर भी देना है उसका। R1 में IS40 के नोट में जिसमें ट्रांसफर इन होता है मींस, अरे भाई ये आप अभी कोई सब्जेक्ट के हिसाब से सवाल ना पूछें, ये सवाल जवाब का सेशन नहीं है बेटा। ये जो है वो काउंसलिंग का सेशन है कि सब्जेक्ट कौन से सेलेक्ट करने हैं, फिर आप अपने FAR1 के टीचर से पूछें। FAR1 DSR का कॉम्बिनेशन सही है, मार्च के लिए बिल्कुल सही है मायरा, लेकिन अगर सिर्फ FAR1 और DSR लो तो साथ में एक हैंड्स ऑन कोर्सेज भी निपटा देना, वरना उसका प्रेशर बाद में बढ़ जाएगा। सर टेक्स्ट के साथ DSR और हैंड्स ऑन कोर्सेज रख ले मार्च के लिए? नहीं, FAR1 जरूर रखना, FAR1 रखना जरूर। उसके बाद अगर FAR1 क्लियर है फिर ठीक है, अगर FAR1 क्लियर नहीं है तो वो जाहिर सी बात है सबसे पहले रखें। उसका जो कैफ का कोड है 1, यानी कि वो ICAP भी चाहता है कि आप पहले दें, सीक्वेंस भी यही है, तो वो डिजायर्ड है, वो रिकमेंडेड है। FAR का सबसे कम पासिंग रेशो है, इसके बारे में थोड़ा बता दें कि इतना कम रेशो क्यों है? इसलिए है क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते ही नहीं हैं, वो PRC के माइंडसेट से आ रहे होते हैं, और PRC में कुछ यकीनन डेफिनेट सी बात है पढ़ाई करी नहीं है। इंटरमीडिएट का निज़ाम हमारे पाकिस्तान का बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह चल रहा है, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो जब तक आप पढ़ाई नहीं करते आप बिल्कुल फेल होते हैं। सर अगर 2 पेपर सेलेक्ट करें तो डेली कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए फॉर मार्च? मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप 8 घंटे 4-4 घंटे दोनों पेपर्स को दें। अगर बर्डन होता है तो कैसे इजीली मैनेज होगा? किस चीज़ का बर्डन? सर आप ADC विगो का बता रहे थे, वो डिस्कस करें। नहीं, वो अभी नहीं कर सकता, कैफ से रेलेवेंट सेशन है। सर मैं कैफ ऑनलाइन करने लगी हूँ, तो जो हैंड्स ऑन कोर्सेज करूँ तो उसके लिए तो फिजिकल क्लासेस लेनी पड़ेंगी, उसके लिए क्या करूँ? हम ना आप सर अवैस कासवानी से बात कर लें, मेरे ख्याल में MS ऑफिस का जो हैंड्स ऑन कोर्सेज है उसके लिए फिजिकल क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो आप ऑनलाइन कर लें। और मेरे ख्याल में आप शायद ICAP ने वो रेगुलेशन वगैरह ख़त्म कर दिए, क्योंकि ICAP खुद से ही टेस्टिंग करेगा
एक बार सर अवैस कासमानी से डिस्कस कर लीजिएगा। नई एजुकेशन स्कीम में मेरे ख्याल में जो मुझे याद पड़ रहा है, क्योंकि मैं ये पढ़ाता नहीं हूँ हैंड्स ऑन कोर्सेज, तो मुझे याद नहीं रहता, लेकिन जो आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं उसके टेस्ट हुआ करेंगे, आईकेप बाकायदा प्रॉपर असेसमेंट देगा, लिहाजा उसकी क्लासेस का आईकेप ने बोल दिया कि लेनी है बच्चे ने तो लें और नहीं लेनी है तो ना लें। अच्छा, उसके बाद सर क्वेश्चन ये है कि बिग 4 के लिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? मार्च के अटेम्प्ट में 2 दें, 3 अगस्त में दें एंड देन 3 फेब में दें, तो टोटल 3 अटेम्प्ट होंगी, या फिर मार्च? देखिए, पहला ऑप्शन ही बेहतर रहेगा। आपने अपना पीआरसी कर लिया है, आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना आपके लिए फेवरेबल नहीं है। सर मैंने 2 अटेम्प्ट्स दी, एक भी पास नहीं हुआ, मुझे बहुत एनएसडी स्ट्रेस होती है और फियर रहता है और अच्छा देखिए, आपने जहाँ से पढ़ा है कोशिश करेंगे एक बार टीचर चेंज कर कर देखें। कभी कभार ऐसा होता है, मैं किसी टीचर को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन कभी कभार ऐसा ऐसा होता है कि एक टीचर लगता है आपको कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन उसकी आपको बात समझ नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टीचर जो है वो बहुत ही ब्रांड नेम होते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनके साथ आपकी जो है वो 1 to 1 कभी डिस्कशन ही नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आप स्टूडेंट के एंगल से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। कभी कभार आपका अपना फॉल्ट होता है, कभी कभार टेस्टिंग या आपने जो है वो मॉक्स असाइनमेंट जो आपके टीचर ने दी है वो टाइम पर सॉल्व नहीं करे हुए होते। तो पहले तो आप अपनी रीज़न फेल होने की जो है वो आइडेंटिफाई करें, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि आपने जो पब्लिक फोरम है, क्योंकि बच्चे छुपते हैं और अपना फेलियर छुपाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, तो आपने सबके सामने एडमिट किया कि आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए और दोनों में आपका कोई भी पेपर पास नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि आपका कैफ में 1 साल लग चुका है और 1 साल में अनफॉर्चुनेटली आपका एक भी पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो दूसरे बच्चे भी इसको ज़रा सीरियसली देखें। एक स्टूडेंट ने ये एडमिट किया, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लूँगा कि उन्होंने अपनी मिस्टेक बताई, अपनी गलती बताई, अपने मसले बताए। तो नूर रिकमेंडेशन ये होगी, टीचर चेंज कर कर देखें, टेस्टिंग और मॉक्स में देखें, अपने पुराने टीचर से बात कर कर देखेंगे उन्होंने जो पढ़ा था वो कमांड्स आपने फॉलो करी, कहाँ मसला आ रहा था, इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक सजेशन होगी कि अगर काइंडली इस अटेम्प्ट में भी एक भी पेपर ना निकले तो प्लीज़ आप जिद लेकर नहीं बैठिएगा कि मुझे सीए करना ही है, छोड़कर कुछ और करने की तरफ चली जाइएगा। अच्छा सर, तो क्या ये एचओसी की भी पासिंग परसेंटेज कम आएगी और टेस्टिंग कैसे होगी? शाहिद, हैंड्स ऑन कोर्सेज के हवाले से अवैस कासमानी, सर अवैस कासमानी से आपने बात करनी होगी। ये मैं बहुत क्लियर कर चुका हूँ कि हैंड्स ऑन कोर्सेज के हवाले से वो गाइड कर देंगे, क्योंकि वो पढ़ाते रहते हैं और आईक्यूब के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होती है। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का एक हैंड्स ऑन कोर्सेज का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें सारी नोटिफिकेशंस और डिटेल्स आ रही होती हैं। आप एडमिन को कहकर उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। सर मेरा क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड है, बिग 4 के लिए कितनी अटेम्प्ट से कैफ पास होना चाहिए? मरियम, कोशिश ये होती है कि 2 या 3 अटेम्प्ट में हो जाए। 2 या 3 अटेम्प्ट में हो जाने के बाद गारंटी कोई नहीं है, गारंटी कोई नहीं है। टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, हो सकता है कि इंटरव्यू और टेस्ट में भी आपको ना बुलाया जाए, क्योंकि मार्केट इस तरह की है कि अब बिग 4 ऑडिट फर्म्स बहुत सारे लोगों का ख्वाब ही रह जाता है। बहरहाल जनरली ये क्राइटेरिया है। सर अगर हम 2 मार्च में 3 अगर अगस्त में दें तो 2 अटेम्प्ट्स बनती हैं, अगर हम 2 मार्च में 3 अगर अगस्त में दें तो 2 अटेम्प्ट्स बनती हैं। इससे बेहतर ये है अगर हम अगस्त में ही 4 पेपर्स हैं। बेटा 8 पेपर्स है ना टोटल, 2 और 3 तो 5 हुए। सर हैंड्स ऑन कोर्सेज के भी पेपर्स होते हैं? बिल्कुल, अब एमन नई स्कीम में हैंड्स ऑन कोर्सेज के आके पेपर लेगा। सीए के अलावा क्या करूँगी फिर सर, क्योंकि मेरे एफएससी में 51% थे। अल्लाह अल्लाह करें बेटा, और क्या मैं कहूँ, क्या रिकमेंड करूँ? फिर इधर ही मेहनत कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन आपने अपने टीचर से बात करनी होगी, क्योंकि अगर आपके 2 बार पेपर रुका है तो इसका मतलब ये कि जब तक वो मसला सामने नहीं आएगा ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा मसला करती रहेगी और अनफॉर्चुनेटली मज़ीद अटेम्प्ट लगती रहेगी। तो ये आपने अपने टीचर से, जिनसे भी आपने पढ़ा था, उनसे ज़रूर डिस्कस करें अपने प्रॉब्लम्स को। FAR में पास करने के लिए क्या पाथ फॉलो करें? देखिए, पढ़ाई करें और अपने टीचर से कनेक्टेड रहें, और आपका जो भी टीचर है, जो भी टीचर आपको टेस्ट देता है, मॉक देता है, ग्रुप पर कोई मैसेज करता है, उसको फॉलो करें, रिप्लाई करें, टीचर असिस्टेंट से बात करें, जो लेक्चर्स दिए हैं उसको कंप्लीट करें, टारगेट जो देते हैं आपके टीचर्स उसको फॉलो करें।
अगर आप किसी टीचर के साथ रजिस्टर्ड है कोर्स में तो उनकी सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, लेक्चर्स को कंप्लीट करें, पास पेपर्स को बार बार करें, पिछली 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स को तो 40 बार कर दें, 10-10 बार एक एक सवाल को लिख लिख के कर लें, समझ समझ कर कर लें कि कैसे क्या ट्रीटमेंट हुई है। सर ये मार्च 2026 में अगर हम कोई हैंड्स ऑन कोर्सेज करते हैं तो हमारे भी पेपर होंगे? जी हाँ हम ना हैंड्स ऑन कोर्सेज के हवाले से सर अवैस कासमानी से ज़्यादा डिटेल में बात कर लीजिएगा। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के मैनेजमेंट को भी बोल दीजिएगा कि हैंड्स ऑन कोर्सेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। बिल्कुल हैंड्स ऑन कोर्सेज के अब से पेपर हुआ करेंगे। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, शायद अगर किसी को कोई सुनने में तकलीफ हो रही है, कि बराए मेहरबानी हैंड्स ऑन कोर्सेज से रिलेवेंट जितने भी सवाल आते हैं वो सर अवैस कासमानी से पूछ लें। शायद मैं तीसरी चौथी बार मैं यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ और एक और बार कर देता हूँ कि हैंड्स ऑन कोर्सेज से रिलेवेंट जितने भी आप लोगों के सवाल आते हैं, पेपर काला आएगा, पीला आएगा, नीला आएगा, उल्टा चलकर जाना होगा, मेकअप लगा कर जाना होगा या ऐसे ही चले जाना होगा, जो सवाल हैंड्स ऑन कोर्सेज से रिलेवेंट है वो यहाँ पर ना डालें। हैंड्स ऑन कोर्सेज से रिलेवेंट कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कब होगा, कैसे लेगा आई कैप फीस लेगा या नहीं लेगा, फ्री में घर आ जाएगा हमारे या हम उसके घर जाएंगे, हमें क्या करना होगा, हमें कौन से रंग के जूते पहनने होंगे। आप बार बार हैंड्स ऑन कोर्सेज के सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा हैंड्स ऑन कोर्सेज से रिलेवेंट जितने भी सवाल आते हैं उसके लिए IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का एक हैंड्स ऑन कोर्सेज का ग्रुप अवेलेबल है पब्लिक, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें नोटिफिकेशंस वगैरह भी आती रहती हैं और अगर कोई भी सवाल हैंड्स ऑन कोर्सेज से के ताल्लुक से, हैंड्स ऑन कोर्सेज के हवाले से, तो सर अवैस कासमानी से बात कर लें। आई होप कि अब कोई हैंड्स ऑन कोर्सेज का सवाल नहीं पूछेगा। अगर अभी भी किसी ने हैंड्स ऑन कोर्सेज का सवाल पूछा तो उसका अल्लाह ही हाफिज है। माशाल्लाह हैंड्स ऑन कोर्सेज के पेपर, कैफ के पेपर के साथ अब मैं क्या करूँ? इस आवाम का गाली तो दे नहीं सकता, क्या करना चाहिए ऐसी आवाम का? बेटा हीमन, अभी मैंने एक तकरीर कर दी कि हैंड्स ऑन कोर्सेज के हवाले से एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें। सर अवैस कासमानी उस पर आपको गाइड कर देंगे, उनसे बात भी कर लें, ठीक है जी। और मैंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि अब कोई हैंड्स ऑन कोर्सेज से रेलिवेंट सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन पहला ही सवाल ठक कर ऐसा है। बहरहाल ये ज़रूर है कि हैंड्स ऑन कोर्सेज की क्लासेस लेना नई स्कीम में कंपलसरी नहीं, और पेपर्स होंगे लेकिन कंफर्म और 100% सही डिटेल्स सर अवैस कासमानी से। और IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के एडमिन को बोलिएगा कि आपको हैंड्स ऑन कोर्सेज के ग्रुप पे ऐड कर दें, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। कैफ से रिलेवेंट आप सवाल ज़रूर पूछें। और कितनी अटेम्प्ट यार, मेरे तो बिल्कुल पेपर रुकते थे और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है भाई। हमारा ऑडिट का पेपर रुका है, BWCS का पेपर था वो भी रुका था, CA भी साथ चल रहा था, ACC भी चल रहा था, APFA भी चल रहा था, पढ़ा भी रहे थे, EY में आर्टिकलशिप भी कर रहे थे, और 4-5-6 नेशनल रैंक्स भी आए हैं। अगर गूगल पे लिखोगे तो पता चल जाएगा। तो मुझे अपने आप से कंपेयर ना करो शाहिद, अच्छा, क्योंकि देखो मेरा कुछ अलग ही हिसाब किताब या रूटीन था, तुम एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से जो है वो खुद को कंपेयर कर लो। सर इफ़ यू आर टेकिंग 4 सब्जेक्ट्स फॉर मार्च देन व्हाट शुड बी दी शेड्यूल फॉर दिस? देखो सर, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर आप 4 पेपर्स उठाओ पहले तो बहुत सोच के उठाना, इसलिए क्योंकि 4 पेपर्स का मतलब ये है कि फिर आपका बाहर आना जाना बंद, ठीक है ना, घर पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि आपके पास दिसंबर है, जनवरी है और फेब के 15 दिन है। उसके बाद फिर रमज़ान शुरू हो जाना है, रमज़ान शुरू हो जाने के बाद फिर आपका जो है वो पेपर्स हो जाने हैं, इनफैक्ट रमज़ान में इस बार पेपर होंगे। तो पहले तो ये चीज़ सोच लेना। अगर हाँ आपने शहर सोच लिया कि भाई मुझे तो 4 पेपर्स देने ही देने हैं, पहला मशवरा स्मार्ट क्लासेस से तैयारी करना, फिजिकल क्लासेस नहीं लेना, आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा, नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, 10 से 12 घंटे आपको लगाने होंगे चारों सब्जेक्ट्स में से। जो सब्जेक्ट्स भी आपके हैं वो उसमें से आप जो है वो जब पढ़ना शुरू करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट 3 या 4 घंटे मांग रहे हैं दिन के, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 1 या 1.5 घंटे में भी हो जाते हैं। चारों सब्जेक्ट को साथ साथ चलाना होगा। जब तक आप तैयारी आपकी शुरू होगी तो तैयारी के साथ साथ आपकी एडजस्टमेंट्स होती जाएंगी, आपको पता चलता जाएगा कि भाई कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम टाइम लगाना है। ऐसा क्या रूटीन था आपका? मैं यार रात को 8 बजे सोता था और सुबह 3 बजे उठता था, ठीक है, और सुबह सुबह पढ़ाई वढ़ाई कर और फिर जो है वो EY जाता था, ऑफिस जाता था। खैर वो कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। सर कैफ को फिजिकल करना चाहिए या ऑनलाइन? ऑनलाइन, 100% ऑनलाइन, 110% ऑनलाइन, बल्कि 200% ऑनलाइन। अगर आज की दुनिया में भी कोई एक बेवकूफ़ बच्चा ये कहता है कि फ़िज़िकल ऑनलाइन से बेहतर है, मुझे तो ऑनलाइन समझ नहीं आता, तो वो ऑब्सोलीट है। ये इसी तरह से कि आप जो है वो मूवी के बजाय जाकर थिएटर देख रहे हो, ये इसी तरह से कि आप जो है वो
कहीं बाजार में जाकर रादर देन ऑनलाइन शॉपिंग करो, बाजार में शॉपिंग कर रहे हो। ये इसी तरह से है कि आप आज भी रोड पे खड़े होकर रिक्शा को बुला रहे हो, हालांकि आपके पास जो है वो ऑनलाइन राइड की एप्लीकेशंस मौजूद हैं। ये इसी तरह से है कि आपके पास डिजिटल मोबाइल नहीं है और आप जो वो कैमरा आता था जिसमें 30 रोल्स होते थे, फिर उसको धुलवाने जाना पड़ता था, उस कैमरे से पिक्चर ले रहे हो, तो आप तो फिर सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो इस ऑनलाइन की दुनिया में। दुनिया ही ऑनलाइन है। देखिए आप जिस फील्ड में है ना, इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा। आप जब क्वालिफाई हो जाएंगे, आपको क्या लगता है आपको कोई मजदूरी करवाएगा? आपको क्या लगता है कि आपको कोई बोलेगा यार ये जो है वो 5 किलोमीटर दौड़ कर बताओ? नहीं। आप क्या कोई इंजीनियर हो? आप क्या किसी प्लांट पर किसी मशीन की इंस्पेक्शन के लिए जाओगे? नहीं। आप क्या डॉक्टर हो कि किसी की सर्जरी करने के लिए हॉस्पिटल जाओगे? नहीं। आपने ज़िंदगी भर ये लैपटॉप ही देखना है। आपने ज़िंदगी भर जो भी आपने प्रैक्टिकली काम करना है, आपने ऑफिस आकर भी अपना लैपटॉप खोलना है, वही आपकी दुकान है। आपने घर पर बैठकर भी लैपटॉप पर ही अपना काम करना है, ईमेल चेक करनी है, ईमेल का रिप्लाई करना है, ऑडिट करने, सब काम लैपटॉप पर ही होगा। तो अगर तो आप आज भी फिजिकल के पीछे पड़ रहे हो, तो आप आज से 10 साल बाद इस फील्ड में सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो। आज से 10 से 15 साल बाद तो मुझे लगता है कि फिजिकल शायद 15 साल बाद फिजिकल इंस्टीट्यूट्स की एग्जिस्टेंस ही मुझे लगता है कि नहीं होगी। जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिस तरह से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। मुझे याद है कि मैं एक वक्त पर सीए फाइनल पढ़ाया करता था और क्लास में 250-300 बच्चा बैठा होता था, 300 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 300 स्टूडेंट्स। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी टीचर, किसी भी इंस्टीट्यूट की सीए फाइनल की क्लास में फिजिकली 30 बच्चा भी नहीं होता था, बल्कि मेरे ख्याल में कोई पढ़ाता भी नहीं है। शायद ही कोई सीए फाइनल जो है वो फिजिकल पढ़ा रहा हो पूरे पाकिस्तान में, वरना सीए फाइनल की क्लासेस तो होती ही ऑनलाइन है। तो अगर आप आज भी ये सोच रहे हैं कि मैं फिजिकल करूं या ऑनलाइन करूं, तो आई एम सॉरी फॉर यू, लेकिन आप इस फील्ड के लिए नहीं हो। फिर आप कोई ऐसा काम कर लो जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी हो। ये आपकी ज़िंदगी है ही, एक डेस्क होगा, कॉफ़ी होगी, लैपटॉप होगा, प्रिंटर होगा, इंटरनेट चाहिए होगा आपको, और आपने सारा काम ही ज़िंदगी भर ऑनलाइन करना है। आप फिजिकल के लिए नहीं बने हो। आप जो चीज़ करने जा रहे हो आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद, आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको इंजीनियर नहीं हो कि आपने फील्ड पे जाना हो, आपने पायलट नहीं हो कि हवाई जहाज चलाने के लिए जाना हो, आपने कोई रेस्टोरेंट नहीं खोला कि वहाँ पर जाकर आपको जो है वो सारी चीज़ें करनी हो, ऐसा नहीं है। आपने अपने काम करना ही लैपटॉप पर है। तो आज से इस चीज़ को रादर दिन के 5 साल बाद अडॉप्ट करें, आज करें। सर लास्ट टाइम बता दें कि अगर हम इस अटेम्प्ट में 4 पेपर्स पिक करते हैं और फुल टाइम देते हैं उसे, चला गया ऊपर मैसेज, कहाँ गया भाई, तो 9 नंबर 3 डेज 93 में सर, हाँ हो जाएगा एहतशाम, लेकिन बहुत सीरियस होना पड़ेगा, बहुत सीरियस होना पड़ेगा। मुश्किल बात है, आसान बात नहीं है 4 पेपर्स दे देना। आज डिसाइड कर करके मैं मार्च में 4 पेपर दूँ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखो, अगर आपका विल पावर है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके हिसाब से 93 डेज कम नहीं है, बट पढ़ना पड़ेगा। हर लम्हा, हर दिन, हर एक एक मिनट और एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मार्च में 3 पेपर्स, अगस्त में 3 पेपर्स और फेब में 2 पेपर्स, बिग 4 में पॉसिबल। हम ना, जैसे कि मैंने कहा कि बिग 4 की तो आप भूल जाएं, ठीक है ना। देखिए, बिग 4 हमारे टाइम पर क्या था भाई, एक बच्चे को 2 बिग 4 फर्म से ऑफर आती थी, यानी कि एक बच्चे ने ईवाई और पीडब्ल्यूसी खुद सेलेक्ट करने में कहाँ जाऊँ। आज अगर कोई बिग 4 आपको क्वालिफाई होने के बाद 3 अटेम्प्ट्स में बुला लेना, तो आप अल्लाह को बोलना, अल्लाह ताला मैंने कोई बचपन में कोई बहुत ही भला काम किया होगा जिसकी वजह से आपने मुझे इस तरह से नवाजा। ये समझ लीजिए, ये तोहफा होगा, ये नॉर्मल बात नहीं होगी। 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट वाला बच्चा भी बिग 4 में अब नहीं जा रहा, ठीक है, बहुत मुश्किल हो रहा है। सर मैं क्या है चीज़ें लिख लिख के याद करता हूँ, तो ये तरीका सीए में चलेगा फाइनल्स तक भी, या मुझे स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी? लिख लिख कर कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ कर चीज़ें चलनी है, वरना तो आपका सिलेबस ही नहीं होगा। जितना, एक अंदाज़ा देता हूँ, पीआरसी के 5 पेपर्स में जितना पड़ेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पीआरसी के 25 पेपर्स के बराबर सीफेप के एक पेपर का सिलेबस है। लिख लिख के करोगे, क्या हो गया तुम्हें? सब पीआरसी के रिजल्ट से पहले एडमिशन ले लेना चाहिए या रिजल्ट का वेट करना चाहिए? बिल्कुल पहले ले लेना चाहिए। आप फीस फ्रीज करवा सकते हैं। आप एडमिन को ये बोल दें कि अल्लाह ना करे मेरा पीआरसी का कोई पेपर रुका और उसकी वजह से मैं कोई पेपर अगर मार्च में ना दूं, तो वही फीस में, एक्स्ट्रा फीस नहीं, उसी फीस में आप मुझे अगस्त में पेपर देने दीजिएगा। तो वो अपना कंसेंट दे देंगे और आप अपनी तैयारी शुरू कर लें, फिर तो कोई मसला ही नहीं है।
और अभी ही शुरू करना चाहिए रिजल्ट के लिए मजीद। अभी रिजल्ट किस दिन आ रहा है पीआरसी का, मुझे ज़रा अपडेट नहीं हुआ इस बारे में, रिजल्ट एग्जैक्टली कौन से दिन है अभी रिजल्ट में? 2 दिसंबर, तो बहुत टाइम है, कोई वेट नहीं करना भाई आपने। क्या हो गया यार आप लोगों को, आप 6 दिन ज़ाया करोगे। मुझे बताओ 26 तारीख, 27, 28, 29, 30, पहली और दूसरी 6 दिन हो गए। 6 दिन यकीन माने आप एक सब्जेक्ट उठा लें और रोज़ 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ लें। आप कैफ 1 FIR 1 मेरा अगर उठा लेते हैं तो आप 7 दिन में 8 दिन में 50% लेक्चर्स देख लेंगे। 70 घंटे का कोर्स बनाया मैंने, 30 घंटे तो देख ही लेंगे। तो क्या हो गया यार, आपने कोई टाइम ज़ाया नहीं करना। सर अगर सीए छोड़ के कोई और स्किल सीखना चाहें ऑनलाइन तो क्या अच्छा रहेगा आने वाले फ्यूचर के लिए? देखिए अनफॉर्चुनेटली बहुत लिमिटेड स्कोप होता है चीज़ों का, और सीए एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसके बाद कोई भी भूखा नंगा नहीं मरता, हर किसी को नौकरी मिल जाती है। तो पहली प्रेफरेंस तो सीए होनी चाहिए। बहरहाल अगर वो नहीं हो रहा तो एसीसी है, लेकिन वो एसी से बहुत महंगा है। एसीसी अगर मैं ये कहता हूँ सीधा सीधा कि एसीसी अमीरों की और सीए गरीबों की क्वालिफिकेशन है, क्योंकि सीए मुफ्त में ही हो जाता है, पैसे ही नहीं देने कुछ। एसीसी अगर कर सकते हैं तो एसीसी कर कर सीएफए करें, उससे बेहतर कुछ नहीं है। सर मेरे पूछने क्या पूछे सर, मुझे पूछने का ये मतलब है कि अभी तक सारी स्टडी फिजिकल की है तो अब ऑनलाइन करती हूँ तो डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। कैफ 3 अटैम्प्ट में हो जाए तो क्या ये अच्छा है? बेहतर 2 अटैम्प्ट है, 3 अटैम्प्ट में भी अगर हो जाए तो मुनासिब है। बिग 4 तो नहीं, लेकिन बिग 10, बिग 20 ऑडिट फर्म्स में या इंडस्ट्री की अच्छी कंपनी में हो जाएगा। क्रैमिंग की ज़रूरत होती थियोरेटिकल पेपर में? हाँ कहीं कहीं बिल्कुल होती है, जहाँ पर वो एग्जैक्ट आपको पता होता है कि वो कॉपी पेस्ट चीज़ पूछेगा, बिल्कुल होती है। Surveyed accounting degree from IBA. He was called from both EY and Ferguson. So IBA डिग्री, ये आप सबसे रिसेंट बात बता रही हैं या थोड़ा सा पुराना? दूसरी बात ये कि देखिए उसके बाद उसका फ्यूचर तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसको मजीद 3 साल लगाने पड़ेंगे। तो 4 साल अगर उसने लगाए और 3 साल और लगाए तो 7 साल हो जाते हैं। आपका कैफ जो है वो 2-2.5 साल में अगर ख़त्म हो जाता है और पीआरसी मिलाकर अगर 3 साल में हो जाता है तो अभी भी आप उससे 1-1.5 साल आगे ही हो। सेकेंड सर एडीसी बीकॉम वाला सेशन कब तक रखेंगे? शायद उसकी बात बाद में कर लेंगे। मैंने मेरे ख्याल में एडीसी वाले चीज़ों के बारे में आप लोगों को गाइड तो कर दिया था ग्रुप पर। चलिए जी, और किसी का कोई सवाल है तो मुझे पूछें। अच्छा आप लोगों को क्या ये फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होती कि हम जब सीए कर लेंगे तो हम तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, हमने क्या ज़िंदगी का बिल्कुल बेकार फैसला ले लिया, मार्केट तो सेचुरेटेड होने लगी है और अब तो कहीं पर आर्टिकल्स ही नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पर 2 बातें हैं, अगर सीए नहीं करते तो करते क्या? मुझे ये बताओ, सीए नहीं करते तो करते क्या, और क्या है मुझे बताओ। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में तुम सीए नहीं करते तो क्या करते? ये बात है ना, ठीक है ना, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ ये है, अब जैसे ना ये शायद कह रहे सर एसीसीए, देखो एसीसीए मैं सीधा सीधा जब कोई सीए करने आता है ना उसको मैं ये कहता हूँ भाई अगर तुम अमीर हो, तुम्हारी जेब में 15-20 लाख रुपया है तो तुम सीए नहीं करो, एसीसीए करो, उसके बाद सीएफए और आईसीएडब्ल्यू करो। लेकिन सीए कौन करता है? यहाँ पर जितने लोग हैं ना उसमें से 90% लोग वो होंगे जो लोअर मिडिल क्लास से होंगे, जिनकी पढ़ाई के लिए उनके पास मुश्किल से महीने के 5-10 हज़ार रुपये होते होंगे। तो ये गरीबों की सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन है। बात समझ में आ रही है? ये प्रीमियम या बहुत ही टॉप नॉच क्वालिफिकेशन एक वक्त पर होती थी। मुझसे मैंने जब शुरू किया था, अगर उससे 4-5 बैचेस पहले की बात करें, ठीक है ना, मैंने 2009 में सीए की जर्नी स्टार्ट करी थी। यार यकीन मानो 2006 या 2005 के तुम सीए फाइनल के पास पेपर देखोगे ना, गौर से सुनना, सुन रहे हो? अगर तुम 2004, 2005, 2006 के सीए फाइनल के पास्ट पेपर्स देखोगे, वो अपने FAR 1 से कंपेयर करना, FAR 1 ज़्यादा मुश्किल है। तो तब की दुनिया ही अलग थी, ठीक है जी। तब जो है वो सीए बिल्कुल आसान था, करने वाला कोई नहीं था। एक ऐसी फील्ड थी जो अनएक्सप्लोर्ड थी, एक ऐसी फील्ड थी कि जिसमें लोग आते ही बहुत कम थे। अब तो आप देखें कि सीए में आने वाले कितने हैं। अच्छा इसकी बहुत सारी रीजंस है। सर अगर मैं सीए नहीं करूं तो करूं क्या?
क्योंकि बीकॉम की तो बिल्कुल ही वैल्यू नहीं रही है। आज प्यून और चपरासी जब तक बीकॉम नहीं करता उसको रखते नहीं है किसी ऑफिस में, ठीक है ना। इंटर मैट्रिक तो आपको पता है औकात और इज्जत ही नहीं है। बीबीए शीबीए अगर किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से कर लिया तो कॉल सेंटर जिंदाबाद। तो करना तो सीए ही पड़ेगा। सीए के अलावा आपके पास अकाउंटिंग एंड एसीसीए और उसके बाद सीएफए वाला ऑप्शन है। हाँ, आप अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तरफ जाते हैं उस पर मसला ये होता है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा और जो बच्चा खुद ऑटो लर्निंग करता है ना, वो एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि बस वो टीचर ही पेपर ले रहा है, टीचर ही पढ़ा रहा है और फिर बच्चे की कोई नॉलेज ही नहीं है और फिर वो मार्केट में मेहनत ही नहीं कर रहा, तो वो कहीं का नहीं रहता। यहाँ पर ये कि सीए ज़बरदस्ती की आपको मेहनत करवा देता है। चलिए जी, आगे कोई सवाल है किसी का तो मुझे बता दें, मायूस नहीं हो आप, पहले अपना सीए कंप्लीट करें, कहीं ना कोई जगह मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जो ऑनलाइन काम आ रहा है, जो बाहर की जो कंपनी से काम आ रहा है, उसकी जो खपत है उसकी वजह से सीए जो है वो फारिग तो नहीं बैठता। हाँ, वैल्यू ज़रूर कम हुई है लेकिन फारिग नहीं बैठता, ये पक्की बात है। चलिए जी, और किसी का कोई सवाल कैफ के हवाले से तो ज़रा ज़रूर बताएं। सैयद मौज़मा, अब ऐसा इतना नहीं है, अगर कोई एसीसी के साथ सीएफए कर ले तो वो सीए के नीचे लेकिन करीब करीब ही होगा, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा जितना पहले होता था, होगा फ़र्क लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। सीए करने के बाद कितना टाइम करना पड़ता है और सीए के बाद लाइफ मज़ीद टफ हो जाती है? हाँ हाँ, सीए देखो, आप जो है ना, आप समझ लें आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आप अगर सीए कर भी कमाएंगे तो आपके घर वाले आपको तस्वीरें भेज देंगे, ठीक है जी। एक नॉर्मल सी बात है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला बंदा जो है वो 10-12 घंटे दिन के काम करता है, वेकेशंस वगैरह मिलती हैं अगर आप वेल सेट हो जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आप अपने माइंड में रखेंगे आप 8-10-12 घंटे आपको काम करना हुआ है, ऐसे थोड़ी है सीए कर लिया तो माथे पे सीए लिखा हुआ है, जहाँ जाऊँगा वो लोग फ्री में चीज़ें दे रहे होंगे, काम तो करना पड़ेगा ना। सर अगर कल में जाना है तो है इस तो आर्टिकल कैसे करूँ? अबे भाई शाहिद, तू 2-4 कैफ के पेपर तो निकाल ले। पीआरसी हो गया तुम्हारा? तुम वही शाहिद हो ना? हाँ, मुझे पता है, ठीक है। खैर, तुमसे मैं बात करता हूँ, तुमने पीआरसी भी मेरे ख्याल में मुझसे ही पढ़ा है, वही वाले शायद। तो तुम पहले कैफ के 2-4 पेपर निकाल लो, फिर तुम गल्फ जाना। अच्छा जी, किसी और का सवाल है तो काइंडली मुझसे पूछ लें भाई। सर कैफ में टफ़ पेपर्स को रैंकिंग दे तो आपके नज़दीक कौन से पेपर ज़्यादा टफ़ हैं? यार देखो, एक लॉ का पेपर थोड़ा मुश्किल है बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, 2 पेपर्स जो एक साथ में हैं, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नई स्कीम में बिजनेस इनसाइट एनालिसिस का पेपर बहुत सारे बच्चों का रुकेगा, बहुत फेल होंगे बच्चे। उसकी रीज़न ये है कि अब उसने उसको कैफ 7 भी कर दिया और एसपीएम का पेपर सीफैप से डिलीट हो गया। बीएफडी के कुछ टॉपिक्स उसने बिजनेस इनसाइट एनालिसिस में डाल दिए, वो एक टफ पेपर होगा। और FAR 1 का पेपर बहुत सारे बच्चों का रुकता है। तो मेरे ख्याल में FAR 1 लॉ और बिजनेस इनसाइट एनालिसिस, ये 3 पेपर्स ऐसे हैं जो नई स्कीम के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। सर सीए जो गए ये से कंटिन्यू कर सकते हैं। और सैयदा मौज़मा, मेरे ख्याल में अगर आपने पीआरसी में टाइम लगा दिया तो आप कैफ पूरा ही कर लें। सर आदम तो खुशी खुशी रख रहे हैं मुझे, फिर उनके पास पास करने का बोल रहे हैं। हाँ तो कर तो लो तुम पास, FAR 1 पास तो कर लो तुम पहले शायद। चलो जी, और किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दो, और किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दो, ठीक है जी। इस सेशन को यहाँ पर हम जो है वो ख़त्म करते हैं। और अभी भी आप लोगों के दिमाग में जो सवालात होंगे वो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। आप लोगों के सवालात चलते ही रहेंगे और आप लोग सवालात पूछते ही रहेंगे, तो इसीलिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर अपना सामने स्क्रीन पर लिख दिया है, ठीक है जी। और बाकी डेमो डिटेल्स, ये सारी चीज़ें जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना है उसमें आप सब एडिड है, फास्ट ट्रैक वाला ग्रुप, उससे ले लीजिएगा। ये गलती नहीं करिएगा कि आप 2 दिसंबर तक रिज़ल्ट वाले दिन तक वेट कर रहे हों और फिर 2 दिसंबर को जब आपका पीआरसी का रिज़ल्ट आए फिर आप अपनी कैफ की तैयारी शुरू करें। ये अप्रोच 100% इनकरेक्ट अप्रोच है। इसमें आपके 6-7 मज़ीद दिन ज़ाया होंगे और अभी आप मज़ीद 4-5 दिन ज़ाया कर भी चुके हैं, तो ऐसा ना करें। आप लोग एडमिन से बात कर लें कि भाई मेरा अगर कोई पेपर नहीं निकला और वो जनवरी में हुआ तो आप मेरा 1-2 पेपर फ्रीज़ कर दीजिएगा और वो मैं फिर अगस्त के लिए पढ़ूंगी या पढ़ूंगा,
और अपनी कैफ की तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट करें। बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, थोड़ा सा जहन को ब्रॉड करें, जहन खोल कर बात करें और सुनने की सलाहियत रखें, समझने की सलाहियत रखें, किसी पर अंधा भरोसा ना करें, ठीक है ना। अगर कोई आपको लॉलीपॉप दे रहा है तो वो लॉलीपॉप आपने खा लेनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, दिमाग का इस्तेमाल करें आप अपने, और अपने लिए बेहतर फैसला करें। ऐसा नहीं सुने कि भाई बस सब अच्छा ही चलता रहेगा, ऐसा कोई किसी चीज़ की गारंटी शारंटी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात जो है वो आपकी किस्मत होती है, ठीक है ना, कि आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। और साथ में आप अपनी मेहनत करें, कहीं ना कहीं आपको जो है वो फ़ायदा ज़रूर होगा। आप अगर सीए कर भी लेंगे तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा मैं क्या आप जो है वो बिल्कुल ही गए गुजरे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं, और कभी भी कहीं पे भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबसे कहूँगा, आप लोगों को अगर सक्सेसफुल रहना ना, तो आपकी जो पीआर होनी चाहिए ना, पब्लिक रिलेशन, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने अपनी ईवाई से आर्टिकल्स करी, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंटरव्यू दिया है, वो भी जो कंपलसरी था सीए की आर्टिकल्स स्टार्ट करने के लिए, जो पार्टनर लेवल का इंटरव्यू होता है। मेरा एचआर इंटरव्यू भी नहीं हुआ, ठीक है। और एक इंटरव्यू मैंने अपनी ज़िंदगी में जॉब के लिए दिया है, एक इंटरव्यू, ठीक है जी। उसके अलावा मेरा कभी भी कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ। एक जगह जो मेरा एंट्री थी वो मेरी इंटरव्यू बेसिस पर हुई, उसके बाद रेफरेंस 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 पीआर 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 के ज़रिए सारा जितना भी मैं अगर फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ, अगर टीचिंग करता हूँ, अगर कोई प्रोजेक्ट किया, अगर किसी इदारे के लिए कोई मैंने फ्रीलांसिंग पर काम किया, कोई भी XYZ ज़िंदगी में अभी तक मैंने काम किया ना, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि दोबारा कभी इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसमें मेरा स्किल क्या था, स्किल ये थी कि भाई मेरी पीआर अच्छी थी। मैं अगर मेरे दोस्त 5 लोगों को जानते थे तो मैं 50 लोगों को क्या, मैं 500 लोगों को जानता था। जहाँ से मैंने अपना सीए स्टार्ट किया, इंस्टीट्यूट का नाम लेना यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन वहाँ पर 2 सेक्शंस बने थे हमारे टाइम पे। 60 बच्चों के फिजिकल क्लासेस होती थी, ऑनलाइन का वो ज़माना था नहीं। सारे लोग मुझे जानते थे, ठीक है जी, टीचर्स से लेकर स्टूडेंट से लेकर। और फिर वही प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सामने आते हैं। अब ऑनलाइन का ज़माना है, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस पर एक्टिव रहें। किसी ने कोई सवाल भेजा, कोशिश करें कि आप उसके मसले को हल करें, ताकि वो आपको आपके नाम को याद रखे। लिंक्डइन की प्रोफाइल अभी से बनाएं। ये कोई तरीका नहीं होता कि आपने बिग 4 ऑडिट फर्म में जाना है और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन सुबह आप लिंक्डइन बना रहे हो। भाई पार्टनर आपका लिंक्डइन क्या, आपका फेसबुक, आपका इंस्टा, आपके व्हाट्सएप पर आपने क्या नाम लिखा हुआ है, ये चेक करेगा, ठीक है। जो भी आपको काम पर रख रहा होगा वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा कि यार ये फेसबुक पे क्या डालता था, ये इंस्टाग्राम पे कैसी कैसी पोस्टें करता था, क्या ये रात के 3 बजे कोई शायरियाँ तो पोस्टिंग करता था, क्या ये लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करता था प्रोफेशनल तरीके में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये शायद आपकी पढ़ाई से ज़्यादा मैटर करती हैं। आपका पब्लिक रिलेशन, आपका पीआर, आपका उठना बैठना और आपका जो ताल्लुकात है ना, ताल्लुकात, वो आपकी पढ़ाई से ज़्यादा मैटर करते हैं। मैंने ऐसे लोग प्रैक्टिकली देखे हैं जो सीए फाइनल में आए, सीए फाइनल का एक भी पेपर नहीं निकला, लेकिन आज भी वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। यकीन करोगे, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सुन रहे हो ना मेरी बात सब, और एक सिर्फ और सिर्फ कैफ पास है। तुम्हें क्या लगता है कौन ज़्यादा कमाएगा? सर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा कमाएगा, उसके सारे पेपर क्लियर है। नहीं भाई, प्रैक्टिकली मैंने खुद ऐसा देखा है कि अगर एक बैच का एक कैफ पास है और एक क्वालिफाइड है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसके सारे पेपर क्लियर है, कैफ पास वाला ज़्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इवेंचुअली कंपनी को आपसे आपकी डिग्री शिग्री या आपके सर्टिफिकेट्स का काम नहीं है। इवेंचुअली कंपनी को आपकी परफॉर्मेंस देखनी है कि ये बंदा परफॉर्म करता है, ये कंपनी के लिए 2 पैसे कमा कर आएगा, इसने अगर सिर्फ कैफ किया तो भी चलेगा। तो फाइनलिस्ट जो जब आप बन जाते हो, कभी किसी अच्छी फर्म से आर्टिकल्स कर लेते हो, आपकी पीआर अच्छी होती है। अभी अभी कुछ दिनों पहले मेरा जो है वो बाहर जाना हुआ था, ठीक है, बहरीन जाना हुआ था। तो मैंने अपने पहले बैच में मेरे ज़िंदगी का पहला पढ़ाने वाला जो बैच था उसमें 2-3 बच्चों को पढ़ाया था। वो वहाँ पर मुझे मिलने आए थे इत्तेफाक से, वो 2-3 वहीं पर काम कर रहे हैं बहरीन में। आज वो जो है वो माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पर है। लेकिन अगेन क्या, मैंने उनसे पूछा कि यार तुम्हारी जॉब लगी कैसे बहरीन में? बहुत ज़्यादा मार्केट ऐसी हो गई है कि बहुत मसला हो गया क्वालिफाइड लोगों को यहाँ पर आने में ना, तो तुम लोग कैसे आए? तो एक ने बताया कि यार मेरा ये XYZ लिंक था। एक ने बताया मैंने जो है ना वो कराची में
एक कंपनी में एक असाइनमेंट किया था ऑडिट का, और उसमें जो है ना वो एक मैनेजर से दोस्ती हो गई थी। उस मैनेजर का भाई यहाँ काम करता था। उसने मैंने उसको बोला मेरा क्वालिफाई हुआ है, तुम मेरी सीवी कहीं भेज सकते हो अपने भाई को। उसने अपने भाई को भेजी, उसके थ्रू हो गया। तो इन दोनों की जॉब क्वालिफिकेशन में नहीं हुई है। हाँ हुई है, ज़ाहिर है क्वालिफिकेशन मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं का सीएफओ बना देंगे, तुमने कुछ करा नहीं है। लेकिन अगर इनका वो ताल्लुक नहीं होता, अगर उनके ताल्लुकात नहीं होते, वो सीवियाँ हज़ार फेंकते रहते, उनका नहीं होता। इसी तरह ऑडिट फर्म में जब आप अपनी आर्टिकल्स के लिए अप्लाई करोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मुझे शिकायत करते हैं, सर हमने 100 जगह सीवियाँ फेंक दी, किसी से कॉल नहीं आई। भाई तुम ताल्लुकात ही नहीं थे, तुम्हारी जान पहचान ही नहीं थी, तुम्हें कोई 2 लोग जानते ही नहीं थे। तो देखें, जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को नहीं बनाएंगे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, जो आपकी फील्ड के लोग हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, अब कोई आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, आपने लिंक्डइन की उनको रिक्वेस्ट भेजनी है, आपने अपनी प्रोफाइल सही बनानी है, आपके हाथ में जो जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना है, आपने अपनी स्किल्स को गेन करना है, आपने कोई छोटा मोटा 2-4 घंटे का गूगल का डेटा एनालिटिक्स का कहीं का कोर्स कर लेना है, कोई टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ लेना है, कुछ भी एक्सरसाइज काम कर लेना है जिस जो आपकी सीवी को इम्प्रूव करे, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। ठीक है जी, चलो भाई यहाँ पर हम सेशन को जो है वो ख़त्म करते हैं, और फिर सेशन के बाद आप लोगों के सवालात हो तो वो भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।